जैसे कभी कोई मूवी होती है और मूवी के आने से पहले एक मूवी का ट्रेलर आता है या कह सकते हैं ट्रेजर आता है। ट्रेजर और ये ट्रेलर फिर आती है फाइनली मूवी। तो ऐसे ही ना जो ट्रेलर होता है उस मूवी का एक इंट्रोडक्शन होता है। हम लोगों को एक मिनिमल आइडिया हो जाता है कि अच्छा भाई इस मूवी में ये कैरेक्टर्स हैं और ये होने वाला है या कुछ ऐसी ही स्टोरी होगी समथिंग समथिंग। तो इसी तरीके से हमें मूवी का एक समरी पता चलता है। वैसे ही कुछ होता है हमारा प्रियम्बल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। डोंट वरी, आज का टॉपिक कोई मूवी नहीं है, आज का टॉपिक हमारा प्रियम्बल ही है। जैसे किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन, मूवी का इंट्रोडक्शन उसका ट्रेलर होता है, वैसे ही किसी भी लॉ का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। सो हे एवरीवन, माय नेम इज अपूर्वा एंड वेलकम टू लॉ स्टूडियोज। आज का टॉपिक हम अपने प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी स्टार्ट। प्रियम्बल को समझने से पहले प्रियम्बल क्या है ये समझ लेते हैं। प्रियम्बल को इंट्रोडक्शन या प्रीफेस या फिर समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। हर लॉ का अपना प्रियम्बल होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। हर लॉ चाहे सीआरपीसी हो चाहे वो सीपीसी हो, हर लॉ का अपना एक प्रियम्बल होता है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपना एक प्रियम्बल है। अब इस प्रियम्बल में क्या खास बात है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाएं तो हम लोग को पता चलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको हम प्रियम्बल भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 30 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया था और इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 में इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एन ए पालकीवाला जी ने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ये कि इसमें आज तक कितना अमेंडमेंट हुआ। इसमें आज तक सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ। प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंडेड हुआ है, इसीलिए इसमें स्पेशलिटी बन जाती है कि ये जानना कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ है और उस अमेंडमेंट में क्या हुआ है। अमेंडमेंट 42 हुआ है, उसमें जो खास हुआ है वो है 3 वर्ड ऐड हुए, एक सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, तीसरा इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड 42 अमेंडमेंट 1976 से प्रियम्बल में ऐड हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, अब प्रियम्बल का एक छोटा सा लुक लेते हैं कि हमारा एक्चुअली में प्रियम्बल है। इस प्रियम्बल को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा अपने इंडियन पॉलिटी की बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। वैसे तो ये पूरा प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, पर जहां तक क्वेश्चन जनरली जो बनते हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं वो समझ लीजिए। पहला लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है वो कोई बाहर का कोई सोर्स नहीं है, वो हम ही लोग हैं जिससे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इसको सॉलिमनली रिजॉल्व कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंडिया को इन सब 5 खंडों में हम लोग कर रहे हैं। सो वी द पीपल। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से सॉलिमनली रिजॉल्व कर रहे हैं, तो पीपल पूछ लेगा, इंडिया पूछ लेगा, नेशन, या ऐसे कुछ अजीब अजीब से आपको उसमें दे सकता है ऑप्शंस में। तो वी द पीपल मतलब द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा इस प्रेम्बल का मेन क्रक्स क्या है कि वो सोवरेन इंडिया है, सोशलिस्ट है इंडिया, सेकुलर है इंडिया, डेमोक्रेटिक है इंडिया और रिपब्लिक है इंडिया। ये सब इसके हैं ऑब्जेक्टिव। कि अब हमारा चलो इंडिया तो ऐसा हो गया कि सोवरेन हो गया, भाई सोशलिस्टिक हो गया, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो ऑब्जेक्टिव लिखा है यहाँ। ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस होना चाहिए। कहाँ? सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में, और इक्वालिटी का होना चाहिए स्टेटस अपॉर्चुनिटी में, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual, unity and integrity of nation। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब इलेक्ट किया, नवंबर 26, 1949 में। सबसे पहला टर्म आता है सोवरेन। सोवरेन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र। हमारा जो नेशन है वो एकदम स्वतंत्र है। कोई भी और नेशन से हम लोग ना ही डोमिनेंट है, ना ही हम पे कोई भी और नेशन रूल कर सकता है। हम लोग टोटली इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स हम लोग टोटली सोवरेन में आते हैं। इसके अलावा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें है मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें ये बोला था कि हमारी इंडिया जो है वो सोवरेन स्टेट है, वो कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ था।
जो दो टाइप के सोशलिज्म होते हैं, कम्युनिस्ट सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक। हम लोग जनरली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आते हैं क्योंकि हम लोगों में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है। सेकुलर की बात करें, सेकुलर का मतलब होता है सिंपल शब्दों में कि जहां पे आप स्वतंत्र हैं कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करने में, प्रैक्टिस करने में या प्रोपोगेट करने में। ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई वाला कंसेप्ट है, इसलिए हमारे नेशन को सेकुलर नेशन कहा जाता है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। डेमोक्रेसी का सिंपल से मैंने यहाँ पे दो टाइप की डेमोक्रेसी बताई है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड जनरली डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है क्योंकि वहां पे जो सुप्रीम पावर है वो वहां पे सीधा पर्सन पीपल के पास में। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, फिर वो उनके पास में अथॉरिटी होती है, वही लॉ बनाते हैं, वही गवर्न करते हैं। तो हम लोगों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। दूसरी बात, इस प्रियम्बल में जो डेमोक्रेसी यूज हुई है वो सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में नहीं, वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करता है। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हम दो टाइप की देखते हैं, मोनार्की होती है जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता है कि उसकी जनरेशन का ही एक शासन चल रहा है कि मेरे वंशज उसके वंशज उसके वंशज ऐसे चले जा रहे हैं। रिपब्लिक में होता है कि हम लोग इलेक्ट करते हैं। तो सेम ईयर यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के, जैसे कि यूएसए में होता है, इंडिया में होता है। ब्रिटेन में हमारा किंग शासन या क्वीन शासन चलता है, तो वहां पे है मोनार्की सिस्टम। तो वही रिपब्लिक का मतलब सिंपल सेंस में यही होता है, हमारे हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, उनको वो इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट आता है जस्टिस। अब जस्टिस का सेंस यहाँ पे 3 स्पेयर्स में। जस्टिस का सिंपल शब्दों में मतलब है इक्वली ट्रीट करना, सोशल सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। दूसरी चीज है आपको इक्वल वॉइस मिलना, आप अपनी बातों को रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, पॉलिटिकल राइट्स आपको इक्वली मिलना, वो होता है जस्टिस। लिबर्टी का मतलब होता है कि प्रियम्बल जो है हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को सिक्योर करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट के, एक्सप्रेशन के, बिलीफ के, फेथ के या फिर वर्शिप के। ये एक फंडामेंटल राइट के तौर पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि एवरीवन हैज द सेम राइट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जैसे इक्वल स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आता है हमारा इक्वालिटी में। नेक्स्ट आता है फैटर्निटी। फैटर्निटी जो है वो भी 42nd अमेंडमेंट में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। फैटर्निटी वर्ड पहले से ही था और इसमें एक इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था। फैटर्निटी को दो चीजें इंश्योर करनी पड़ती है, पहली डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, दूसरी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फैटर्निटी सिंपल वर्ड में सेंस ऑफ अ ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट फैटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, से एक सिंगल सिटीजनशिप देख के यहाँ पे ब्रदरहुड का कंसेप्ट को फैटर्निटी में डिफाइन किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या आर्टिकल 368 जो बात करता है पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर की, क्या उसके अंदर प्रियम्बल अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो वी विल डिस्कस कि आर्टिकल 368 के अंदर क्या लेजिस्लेचर प्रियम्बल को अमेंड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। प्रियम्बल अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको सुनते ही दो केस सबसे पहले दिमाग में आते हैं। पहला केस है रे बेरुबरी यूनियन का केस, जो 1960 का केस है। इस केस के अंदर सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल जो है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, पर 368 के अंदर वो अमेंड हो सकता है। ये बात रे बेरुबरी के केस में कही थी। अब केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस जो 1973 का है, इनके ईयर्स को प्लीज अच्छे से याद रखिएगा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1973 के केशवानंद के केस में, जो कि एक मठाधीश का, केरला के मठाधीश है केशवानंद जी, उनका केस है। इसके बारे में मैं कभी और डिटेल में डिस्कस करूंगी। इस केस के अंदर 13 जजेस की बेंच ने मेजॉरिटी के साथ में ये बोला था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भाई, भले ही प्रियम्बल कोई भी पावर का सोर्स ना हो, चाहे वो कोई लिमिटेशन ना बताता हो, चाहे भले ही वो कोई प्रोहिबिशन ना करता हो, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू में और प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
अब बात आती है कि क्या अब ये अमेंड हो सकता है? नहीं, पार्ट तो भाई हमें क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब अमेंडिंग पावर है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बोला कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास प्रियम्बल को अमेंड करने की पावर है, पर एक बड़ा सा पर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड इट्स बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल फीचर्स। हमारे इस केसवान भारतीय केस को डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। तो वैसे ही इसमें सिंपली एक बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ आप अमेंड कीजिए, जो मन चाहे वो अमेंड कीजिए, प्रियम्बल भी अमेंड कर सकते हैं, पर आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके बेसिक एलिमेंट को अमेंड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 368 के अंदर लेजिस्लेचर को पावर तो दी, पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको यही याद रखनी है कि पहले केसवान भारतीय में इसको बोला गया था पार्ट और अमेंड करने की पावर दी थी, बट रिस्ट्रिक्शन लगा के। सेकेंड चीज कि कौन सा अमेंडमेंट अभी तक हुआ है, तो 42nd अमेंडमेंट अभी तक हुआ है, जो कि 1976 का है। ऑल फॉर द डे, आई थिंक आपको प्रियम्बल समझ आ गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, मेरा आईडी है लॉ स्टूडियोज के नाम से। यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम, लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।